जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी माध्यम NCERT बुक के फर्स्ट चैप्टर गति यानी मोशन के आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं, प्रश्न नंबर 6। और ये प्रश्न नंबर 6 जो है यह ग्राफ से रिलेटेड है। अब इसको हम लोगों को देखना है, ग्राफ के आधार पे हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना होगा। देखिए दिया हुआ है चित्र 8.11। तो ये जो ग्राफ आप बोर्ड पे देख रहे हैं ना, यह ग्राफ ही चित्र 8.11 है। तो 8.11 में तीन वस्तुओं ABC के लिए दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। एक चीज देखें, यहाँ पर x अक्ष के तरफ समय को दिखाया गया है और यह समय h यानी आवर्स, यह समय घंटा में है। तो समय घंटा में है और याद रखे रहिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्राफ इधर के तरफ बढ़ेगा तो समझ लीजिएगा कि समय बढ़ रहा है और समय घंटा में बढ़ रहा है। और ऊपर के तरफ ये जो y अक्ष है, y अक्ष की तरफ दूरी यानी डिस्टेंस को दिखाया गया है और ये किलोमीटर में दिखाया गया है। और ये जो है किलोमीटर में, यहाँ देखें 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर इनको दिखाया गया है। और तीन वस्तुएं यहाँ हैं, ये भी आप याद रखे रहना। जब ग्राफ ऊपर के तरफ बढ़ेगा इसका मतलब कि दूरी बढ़ रही है। अब देखें तीन वस्तुओं के लिए, देखें वस्तु A के लिए यह ग्राफ दिखाया गया है, वस्तु B के लिए ये ग्राफ दिखाया गया है और वस्तु C के लिए ग्राफ ही दिखाया गया है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और ग्राफ का अध्ययन करके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। तो इसमें देखें, जो पहले ए आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। यानी ए बी सी ये जो तीनों वस्तुएं हैं, इन तीनों वस्तुओं में सबसे तेज गति से कौन चल रहा है। तो तेज गति से वही चलेगा जो कम समय में ज्यादा दूरी तय करेगा। तो अगर हम ए के लिए देखें तो ए के लिए समय यहाँ तक है, और अगर बी के लिए देखें तो बी का समय यहाँ तक है, और सी के लिए देखें तो सी के लिए समय यहाँ तक है। तो सबसे कम समय बी के द्वारा लिया जा रहा है। सबसे, अगर बी से आप ग्राफ डालें तो सबसे कम समय जो है बी के द्वारा लिया जा रहा है। और दूरी आप देख रहे हैं कि दूरी जो है उतनी ही लगभग तय की जा रही है, लेकिन समय कम लिया जा रहा है। तो जो वस्तु कम समय में ज़्यादा दूरी तय करती है उसी की स्पीड ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों में से वस्तु भी तीव्र गति से गतिमान है। और एक जवाब ये भी आप कह सकते हैं कि जिसका स्लोप यानी जिसका ढाल सबसे अधिक होता है ना, वो जो है तीव्र गति से चल रहा होता है। अब इसके बाद देखें, इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या आपसे कहा जा रहा है, इसको देखें। क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। ये जो तीनों वस्तुएं हैं, आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वस्तु ए, वस्तु बी और वस्तु सी, ये तीनों वस्तुएं जो हैं किसी समय एक ही बिंदु पर होंगे। तो देख रहे हैं आप, ए और बी यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं।
ए और सी एक दूसरे को दो जगह क्रॉस कर रहे हैं। देखिए ए और सी नहीं, बी और सी। देखिए ए और बी एक दूसरे को यहां पर क्रॉस कर रहे हैं, फिर सी और बी एक दूसरे को यहां पर क्रॉस कर रहे हैं, ए और सी एक दूसरे को यहां पे क्रॉस कर रहे हैं। तो तीनों वस्तुएं एक दूसरे को अलग अलग बिंदु पर क्रॉस कर रही हैं, एक बिंदु पर क्रॉस नहीं कर रही हैं। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? तो आप कह देंगे कि नहीं, ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर नहीं होंगे। अब इसके बाद इसका जो सी ऑप्शन है, जो सी क्वेश्चन दिया गया है, इसके सी पार्ट को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है? जिस समय बी ए से गुजरती, देखिए ये बी जो है ए से गुजरती है, तो बी ए से गुजरती है यहीं पर। तो जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी कितनी दूरी तय कर ली होती है? तो देखिए जब ए और बी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं उस समय सी कहाँ होता है? तो अगर हम सी जहां एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इनको अगर हम मिला दें तो ये जो दूरी होगी, अगर ये 8 से ये 12 है, तो देखें अगर इसको 4 भागों में बांटे तो 1-1 किलोमीटर का हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि जिस समय ए और बी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उस समय सी कहां पर होगा? तो उस समय सी जो है लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर होगा। क्योंकि ग्राफ से आप बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता सकते, तो लगभग कह देंगे कि लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अब इसके बाद इसका जो डी पार्ट है, डी पार्ट को देखें क्या कहा जा रहा है? जिस समय बी सी से गुजरती है, अब देखिए बी सी से कहाँ गुजर रही है ये पूछा जा रहा है। ये बी है, ये बी, ये जो है ये बी है और ये सी है, तो बी सी से यहाँ पर गुजर रही है। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि जिस समय बी सी से गुजर रही है उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है? यानी जिस स्थान पर बी और सी एक दूसरे को काट रहे हैं उस समय ये कितनी दूरी पर होते हैं? तो आप देखें यहाँ से यहाँ की दूरी भी 4 किलोमीटर है, और अगर हम एक एक भाग को बांट दें तो ये दूरी जो है लगभग 5 किलोमीटर, 4 से आगे है, लगभग 5 किलोमीटर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कह देंगे कि जिस समय बी सी को क्रॉस करती है उस समय यह लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। देखें ये कोई गेंद है और इस गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और इसको हम क्षैतिज मान लेते हैं, ये क्षैतिज है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। तो एक चीज बता दें, जब कोई पिंड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है ना, तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। तो देखें यच का मान आपको दिया गया है 20 मीटर और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आपको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी? देखिए
तो जब किसी वस्तु को, जब किसी गेंद को गिराया जाता है ना, तो गेंद पहले विरामावस्था में होती है। तो विरामावस्था में होती है, यानी यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 होगा, u की वैल्यू 0 होगी। और जब यह गेंद आकर के टकराएगी तो टकराते समय का जो वेग होगा वो अंतिम वेग होगा, और अंतिम वेग को v से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गेंद जब पृथ्वी से टकराएगी, धरातल से टकराएगी, तो टकराते समय इसका वेग क्या होगा, यानी v का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करें, और गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh का हम लोग प्रयोग करें। तो v का मान आपसे पूछा जा रहा है, v स्क्वायर इजकल टू u के जगह पर 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हो गया 2, g का मान 10 और h का जो मान है वो 20 दिया हुआ है। तो अब जो है यहाँ हम देखें v स्क्वायर इजकल टू, ये अगर 2 का 10 में गुणा कर देंगे तो 20 गुणे 20 हो जाएगा। अब यहाँ से v का मान निकालें तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, तो करड़ी हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 20, और दोनों का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो एक आंसर आपका मिल गया। आपसे यही पूछा जा रहा था कि धरातल से टकराते समय गेंद का वेग क्या होगा। तो धरातल से टकराते समय गेंद का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, फिर आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि कितने समय में वह धरातल से टकराएगी, यानी गेंद को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करें, v इजकल टू यू प्लस जी टी का हम लोग प्रयोग करें। तो v का मान निकल चुका है, v का मान है 20 और u की वैल्यू 0 है, और प्लस g का मान दिया हुआ है 10, और ये हो गया t। तो ये 20 इजकल टू हो जाएगा 10t, और यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो 20/10 हो जाएगा। अब इसको 10 से कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, t इजकल टू हो जाएगा 2 सेकेंड। तो दूसरा आंसर हम लोगों का ये रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जब गेंद को यहाँ से नीचे गिराया जाएगा तो धरातल पर आने में उसको 2 सेकंड का समय लगेगा। तो इस प्रकार आज आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बताए गए। हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि इन दोनों इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल थे, इस न्यूमेरिकल को स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।